बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइन फॉर एंकरेज, इसके अंदर मैं एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन जस्ट बिफोर दैट मैं आपसे जनरल प्रिंसिपल शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि ACA कोड में गिवन है। आपके बुक में भी एज इट इज़ रिप्रोड्यूस किया गया है, सो लेट मी जस्ट रिप्रोड्यूस इट राइट ओवर हेयर। बेसिक रूल गवर्निंग द डेवलपमेंट एंड एंकरेज ऑफ बार्स इज एज फॉलोज, जो यहाँ पे गिवन है। द कैलकुलेटेड टेंशन आर कंप्रेशन, कैलकुलेटेड, ठीक है जी, जिसमें इसका मतलब है कि डिज़ाइनर जो कैलकुलेशंस कर रहा है उनके अंदर जो कैलकुलेशन, वो जो टेंशन या कंप्रेशन किसी बार में, किसी रीइंफोर्समेंट बार के अंदर कैलकुलेट कर लेता है, वो टेंशन या कंप्रेशन एट ईच सेक्शन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट के जिस हर सेक्शन के ऊपर जो कैलकुलेटेड टेंशन या कंप्रेशन है रीइंफोर्समेंट के अंदर, at each section of reinforced concrete members shall be developed on each side, this is important, on each side of that section by embedment length, hook headed, deformed bar or mechanical anchorages or combination thereof। यानी ये एम्बेडमेंट लेंथ हो सकती है, जैसे स्ट्रेट लेंथ हो सकती है, हुक के थ्रू भी हो सकती है। हेडेड डिफॉर्म बार जो है वो मैंने आपको स्किप कर दिया टॉपिक, लेकिन आपको सिर्फ पिक्चर दिखा देता। ये है हेडेड डिफॉर्म बार, यानी ये डिफॉर्म बार चल रही है, एंड में एक हेड उसका बना दिया गया ताकि वो एंकर हो सके कंक्रीट का के अगेंस्ट। जब आप इसको यहाँ से पुल करेंगे तो यहाँ पे जो कंक्रीट होगी, दैट कंक्रीट विल बी अप्लाइंग बेयरिंग स्ट्रेसेस ऑन दिस हेड, and also there will be bond stresses along the skin of this bar, and we will be getting contribution from bearing stresses as well as bond stresses। तो ये जहाँ पे स्ट्रेट बार ना पूरी कर सके और आप हुक भी ना दे सकते हो, देन यू कुड प्रोवाइड दिस हेडेड बार। बहरहाल जस्ट आपको बताना था कि हेडेड बार क्या होती है। सो हेडेड बार हो या कोई और मैकेनिकली आप उसको एंकर कर दें या कोई इन टेक्निक्स की कम्बिनेशन यूज़ कर लें। सो बहरहाल ये जो बात हो रही कि कैलकुलेटेड टेंशन कंप्रेशन reinforcement at each section of reinforced concrete members shall be developed on each side of that सेक्शन, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बेस्ट एक्सप्लेन कर सकूंगा। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द एग्जांपल। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं पहले आपको सिचुएशन समझा देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली एक RCC वॉल जो आपको रेड में नज़र आ रही है, ये बनी हुई है, इस वॉल है, और उस वॉल में से एक RCC बीम हमारी प्रोजेक्ट कर रही है बाहर, यानी ये कैंटिलीवर बीम है और इसको सपोर्ट ये RCC वॉल कर रही है। ठीक हो गया। अब हमने RCC बीम डिज़ाइन की हुई है, मान लें कि RCC वॉल भी डिज़ाइन हुई है, लेकिन इस वक्त हम RCC बीम की बात कर रहे हैं। RCC बीम का जो हमने डिज़ाइन किया तो उसका जो क्रॉस सेक्शन था, वो जो आपको शेडेड में नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है बीम का क्रॉस सेक्शन, यानी ये क्रॉस सेक्शन है बीम का, जो अगर मैं उसको ट्रेवर्स कर सकूं तो ये है आपका बीम का क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी, पूरा क्रॉस सेक्शन नहीं दिखाया गया, स्टिरप्स भी इसमें हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं गई हैं। सिर्फ हमें जो टॉप पे, ज़ाहिर है कैंटिलीवर के केस में टॉप पे टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी और ये फिक्स सपोर्ट का जो फेस होगी, यानी फेस ऑफ दिस रीइंफोर्सिंग वॉल जो लोकेशन है वो मोस्ट क्रिटिकल लोकेशन होगी। वहाँ पे बार्स को FY स्ट्रेस तक डेवलप होना पड़ेगा, यानी उनको स्ट्रेंथ FY तक पहुँचनी चाहिए, उनका स्ट्रेस लेवल FY पे पहुँचना चाहिए। यानी हमारी कैलकुलेटेड टेंशन वैल्यू बार की एट द फेस ऑफ दिस एट द फेस ऑफ द वॉल जो है वो हमारे पास FY के इक्वल पहुंचनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेस उसके अंदर। ये जो रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन की गई है फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट वॉल बीम के लिए, वो 3 नंबर 8 बार्स हैं। ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ब्लैक, ये 3 नंबर 8 बार्स जो हैं वो बेसिकली डिज़ाइन किए गए हैं इस बीम के लिए। तो ये रीइंफोर्समेंट जो है ये इसके अंदर डाली गई है 3 नंबर 8 बार स्टॉप के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको एंकर करना है वॉल के अंदर भी, यानी जो ऊपर हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी ना कि दोनों तरफ उसको, ये जो हमने बात की थी, द बेसिक रूल गवर्निंग द डेवलपमेंट एंड एंकरेज ऑफ बार्स इज एज फॉलोज। द कैलकुलेटेड टेंशन, हमारे केस में कंप्रेशन नहीं, हमारे केस में टेंशन है, और हमारे केस में कैलकुलेटेड टेंशन जो है वो FY है। हमारे केस में दिस कैलकुलेटेड टेंशन इज स्ट्रेस इज इक्वल टू FY इन टेंशन इन रीइंफोर्समेंट एट ईच सेक्शन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट मेंबर्स। हमारे केस में रीइंफोर्स कंक्रीट मेंबर बीम की बात हो रही है। एट ईच सेक्शन में से इस वक्त हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो एट द फेस ऑफ द वॉल ये वाला सेक्शन है। ठीक है जी, फेस ऑफ द वॉल के ऊपर जो सेक्शन है उसकी बात हम इस वक्त कर रहे हैं।
at each face, at the face of the wall of reinforced concrete member shall be developed on each side of that section by embedment hook etc. On each side of that सेक्शन से क्या मुराद है, जो reinforcement आप इस बीम में टॉप के ऊपर प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो reinforcement जिसमें यहाँ पे स्ट्रेस एफ वाई पे पहुँचना है वो उसको डेवलप करने के लिए आपको इस तरफ भी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको यानी डेवलप इंश्योर करना पड़ेगा कि ये अपनी पूरी स्ट्रेस डेवलप कर सके एफ वाई के ऊपर, इस जितनी लेंथ उसको इस तरह रिक्वायर्ड है वो अपने इस तरफ भी प्रोवाइड करनी है, और जो लेंथ इस बार की वॉल के अंदर जाएगी, आरसी वॉल के अंदर जाएगी, इस तरफ वाली साइड के ऊपर भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये अपनी पूरी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो इस केस में एफ वाई है ये डेवलप कर सके यहाँ पे। सो अब ऊपर आपकी जो ड्राइंग्स आपको दिखाई गई हैं, अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ड्राइंग्स ऊपर ये आपको दो ड्राइंग्स नज़र आ रही हैं वो क्या है और कैसे ड्रॉ की गई है। ये वाली जो आपको ड्राइंग नज़र आ रही है ये आप इस ड्राइंग को अगर यहाँ से खड़े होकर फ्रंट से देखें जिसमें आपको वॉल की लेंथ का कुछ पार्ट नज़र आएगा, वॉल इस तरफ कंटिन्यूस है, ये वॉल का एंड यानी वॉल की एक ये वाली डायमेंशन नज़र आएगी और एक ये बीम की ये डायमेंशन नज़र आएगी, जो बीम बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें से उसकी डायमेंशन नज़र आएगी, बीम का स्पैन नज़र आएगा, और दूसरा आपको वॉल की वर्टिकल हाइट वाली साइड या बीम की हाइट वाली साइड नज़र आएगी। यानी ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये बीम का स्पैन, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये वॉल की लेंथ इस तरफ आगे कंटिन्यूस जा रही है, और ये जो डायरेक्शन है ये वॉल की हाइट वाली डायरेक्शन या बीम की हाइट वाली डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, और ये जो लोकेशन है ये लोकेशन यहाँ पे वो बार जो है वो एफ वाई पे उसका स्ट्रेस पहुँच रहा है एट ए पॉइंट, ठीक है जी, ये जो जिसको लेबल किया गया है ए पॉइंट। उसके बाद ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और ये नंबर 3 नंबर 8 बार से ऊपर जिनको बेसिकली एंकर करना है बोथ साइड्स, हमने वॉल के अंदर भी और बीम के अंदर भी उनको डेवलप करना है। एडिशनली आपको स्पैन ऑफ द बीम गिवन है कि 5 फुट ये कैंटिलीवर है यहाँ से वॉल्स की फेस से लेके, और 18 इंच इसकी टोटल हाइट है, सॉरी टोटल ये टोटल हाइट या टोटल डेप्थ आप इसको कह लें, ये आपको 18 इंच गिवन है। डी इसका 15.5 इंच है, और इसके अलावा आपको ये इंफॉर्मेशन है कि ये जो लोकेशन है ये जो लेवल है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट का क्या मतलब है, यानी हमने वॉल को पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, इस लोकेशन इस लेवल तक वॉल हमने बना दी, और फिर हमने बीम के रीइंफोर्समेंट को प्लेस कर दिया, और फिर बीम की पोरिंग कर दी, और फिर यहाँ तक हमने वॉल कंप्लीट कर दी इस बीम की टॉप सरफेस लेवल तक, सॉरी ये हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद फिर हमने जितनी ये जो हाइट है बीम से ऊपर वाली ये पोर कर दी, यानी फ्रेश कंक्रीट जो ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट की लोकेशन बताने का पर्पस ये है कि आपको ये पता चल जाए कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो फ्रेश कंक्रीटिंग कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। यानी फ्रेश कंक्रीट पहले दिन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक सारी फ्रेश कंक्रीट पोर की गई, फिर ये बीम की बॉटम वाली साइड से लेकर टॉप तक ये एक फ्रेश कंक्रीट एक गो में यानी कंटिन्यूसली पोर की गई है, और उसके बाद फिर आपको नज़र आ रहा है कि टॉप ऑफ द वॉल से ऊपर जाके, टॉप ऑफ द बीम से ऊपर जाके फिर फ्रेश कंक्रीटिंग शुरू की गई है। उसका आपको पर्पस ये है बताने का, आपको पता चल जाए कि आप ये गेस कर सकें कि कौन सी बार टॉप बार कहला पाएगी और कौन सी बॉटम बार कहलाएगी। सो अब मैं ऊपर से वो बल्कि साथ में वो दूसरी ड्राइंग्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसके अंदर शो हुई है। लेट मी जस्ट टेक यू टू दैट पॉइंट। ये फर्दर आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये बेसिकली समझ लें कि आप अगर इस साइड पे खड़े हो जाएं, इस साइड से आप देखें इसको तो आपको नज़र आएगा, जाहिर है आपको एक इसमें थिकनेस नज़र आएगी और एक हाइट वाली साइड नज़र आएगी। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द थिकनेस ऑफ द वॉल, ये वाली डायमेंशन, और ये जो आपको नज़र आ रही है द हाइट ऑफ द वॉल, और जिसके अंदर बीम की हाइट भी बीच में नज़र आएगी जिसको शेडेड शो किया गया है, ग्रे शेड दिया गया है उसको, तो वो आपको नज़र आ रही है। इसलिए मैं आपको कह रहा था ये आपका बीम का क्रॉस सेक्शन है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था। ये 16 इंच वाइड वॉल है, और बीम जो है
उसकी जो विड्थ है 16 इंच वॉल की थिकनेस और बीम की विड्थ एक जितनी है, जितनी वॉल वाइड है उतनी ही बीम की जितनी वॉल थिक है उतनी ही बीम की विड्थ है। यानी ये आपको सब नज़र आ रहा है कि दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। यानी ऐसा नहीं कि बीम उसकी थिकनेस से बड़ा या छोटा हो। उसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि ये जो वॉल है इसके अंदर ज़ाहिर है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट दोनों प्लेस की जाती है। रिटेनिंग वॉल हो यानी आरसीसी वॉल जो है इसके अंदर दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी रिइंफोर्समेंट होती है और इस डायरेक्शन में भी रिइंफोर्समेंट होती है। और ये रिइंफोर्समेंट वॉल थिकनेस की इस साइड के ऊपर भी इस तरफ भी आपको रिइंफोर्समेंट नज़र आएगी और फिर वॉल की जो बैक साइड वाली फेस है उसके करीब भी रिइंफोर्समेंट का आपको झाल नज़र आता है इसमें। सॉरी मैं जो इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको जो क्रॉस सेक्शन में बेहतर आपको नज़र आ, जो कि आपको दिखाए गए यहाँ पे नंबर 4 एट 12 इंच ऑन सेंटर, यानी वॉल के अंदर जो उनकी स्पेसिंग है, यानी एक वर्टिकल बार, फिर दूसरी वर्टिकल बार, तीसरी वर्टिकल बार, इनके बीच में जो स्पेसिंग है 12 इंच की स्पेसिंग है। वो स्पेसिंग से हमारा इस वक्त कंसर्न नहीं है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो वॉल की रीइंफोर्समेंट है वर्टिकल रीइंफोर्समेंट, ये बाहर वाली साइड है यानी नियर टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट है, इस साइड के ऊपर भी और इस साइड के ऊपर भी। और फिर उसके अंदर हमने वो प्लेस की है बीम्स की जो बारें हैं उनको प्लेस किया है। ये इंफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी थी ताकि आपको पता चल सके कि इस बार के लिए हमारे पास साइड कवर कितना अवेलेबल है। जब ये बीम के अंदर वॉल के अंदर आएगी तो इसको कितना साइड कवर मिलेगा, ठीक है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब आप स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा ताकि आप सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। 16 इंच वाइड cantilever beam frames into the edge of a 16-inch thick wall as shown in the figure below. To reach MN, the number 8 bars at the top of the cantilever are stressed to their yield strength at point A of the face of the wall. ये जो आपको दिखाया था मैंने, जहाँ मैंने कहा था यहाँ पे उसने they have to reach FY at this point, ठीक है जी, बार्स ने यहाँ पे FY पे पहुँचना है in order to develop MN strength at this section. Compute the minimum embedment of the bars into the wall and the development length in the beam. तो दो चीज़ें, ये जो ऊपर बात की ना कि on both sides of the section, जहाँ पे ये FY डेवलप होना है, development length in the beam, development length in the beam के अंदर development length और plus embedment into the wall, कितनी embedment, कितनी ये बार कहाँ पे जाके हम ख़त्म करें, ये जो लेंथ है ये कितनी दी जाए इस वॉल के अंदर, ये कितनी कंटिन्यू की जाए ये बार, ये भी कैलकुलेट करें। वॉल के अंदर जो एम्बेडमेंट देनी है ये भी कैलकुलेट करनी है। और ये दूसरा अलग से ये प्रॉब्लम है कि बीम के अंदर इसकी कितनी डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड होगी ये कैलकुलेट करें। कंक्रीट इज सैंड लाइट वेट कंक्रीट विद स्ट्रेंथ ऑफ 4000 psi. The yield strength of the flexural reinforcement is 60,000 psi. Construction joints are located at the bottom and the top of the beam. मेरे ख्याल से साथ साथ में अगर आप डेटा जो है वो एनलिस्ट भी करता जाओ यहाँ पे, मसलन हमें गिवन है कि FY जो है वो 60,000 psi है, FC प्राइम जो है वो 4000 psi है, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर लोकेटेड एट द बॉटम एंड टॉप ऑफ द बीम एज शोन इन द फिगर, जो पहले मैंने बात कर ली है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं, फ्रेश कंक्रीट की जो डेप्थ है वो ताकि आप मालूम हो सके। अच्छा, अगर ये बात है तो बीम के ये जो टॉप वाली बार्स हैं, ये बार्स क्या ये टॉप बार्स कहला पाएंगी या नहीं कहला पाएंगे? अगर आप इनका डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस तो इनके नीचे जो फ्रेश कंक्रीट की डेप्थ अवेलेबल है वो 12 इंच से ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि ये बार्स हमारी टॉप बार्स की जो डेफिनेशन है कि जिनके टॉप बार्स की डेफिनेशन क्या थी, जिनके नीचे 12 इंच कम से कम फ्रेश कंक्रीट प्लेस की गई है, 12 इंच इससे ज़्यादा, तो ये 12 इंच से ज़्यादा है, इसलिए ये टॉप बार्स होंगी। और इन टॉप बार्स का मतलब है कि हम इनके लिए जो साइड टी की वैल्यू यूज़ करेंगे वो टॉप बार्स वाली यूज़ करेंगे 1.3। अच्छा, उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है? द बीम हैज़ क्लोज्ड
Number 3 stirrups with FYT equal to 40,000 psi at a spacing of 7.5 inch throughout its length. Stirrups are not shown in the drawing. Stirrups की इंफॉर्मेशन इसलिए दी गई है कि हम देख सकें कि कौन सा केस ये बनेगा. तो अगर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि नंबर 3 स्टिरप्स हैं एट नंबर 3 डबल लेग स्टिरप्स हैं ये नंबर 3 डबल लेग स्टिरप्स एट 7.5 inch on centers throughout its length. ये यही प्रोवाइड की गई है एंड उसका जो FYT है विद FYT of 40,000 psi. The cover is 1.5 inch to the stirrups. ठीक है. So cover is 1.5 inch to the stirrups. टिपिकल जो हमारी वैल्यू होती है स्टिरप्स के लिए कवर जो हम यूज़ करते हैं बीम के लिए 1.5 inch. The 3 number 8 bars are inside number 4 bars at 12 inch vertical steel at inside number 4 bars at 12 inch उनकी स्पेसिंग है 12 वर्टिकल बार्स की, यानी यहाँ पे जो स्पेसिंग आएगी बहरहाल वर्टिकल स्टील इन ईच फेस ऑफ द वॉल. ईच फेस ऑफ द वॉल से मराद ये वाली फेस और ये वाली फेस. The wall steel is grade 60. Now we shall do this problem twice. First using ACI code equation that we have in table 8-1 जो हमने टेबल डिस्कस किया था जिसमें हमने simplified फार्मूला को डिस्कस किया था, and then using ACI code detailed equation, basic equation. So let's start the problem. So first step is find the spacing and confinement case for bars anchored in the wall. ठीक है, यानी कौन सा केस है कि कौन सा केस से मैं क्या मुराद है, मैं आपको टेबल वो दोबारा यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर लेता हूँ ताकि आप रिकॉल कर सकें. ये है वो टेबल, यानी इसमें हमने डिपेंड फाइंड करना है कि हमारा केस 1 या केस 2 में कहीं फॉल कर रहे हैं या कोई और केसेस अदर केसेस में फॉल कर रहे हैं. तो वो चूँकि स्पेसिंग और कन्फाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर कवर और कन्फाइनमेंट केस और स्पेसिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इसलिए हमने पहले ये डिटरमिन करना है कि हम केस 1 या 2 में फॉल करेंगे या अदर केसेस में फॉल करेंगे. तो हम इस वक्त टारगेट करने जा रहे हैं, डिटरमिन करने जा रहे हैं कि क्या हम इस केस में फॉल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो बार्स हैं ये हम बात कर रहे हैं फॉर बार्स पहले हम बात कर रहे हैं स्पेसिंग एंड कन्फाइनमेंट केस फॉर बार्स एंकर्ड इन द वॉल, यानी वॉल के अंदर तो हम स्टिरप्स नहीं डाल रहे ना. तो वॉल के अंदर तो बीम वो स्टिरप्स बीम के अंदर हैं, तो वॉल के अंदर तो ये स्टिरप्स नहीं होंगी. तो इसलिए वॉल के अंदर ये वाला केस हो ही नहीं सकता जिसमें स्टिरप्स का जिक्र है. सो केस 2 को देखना पड़ेगा कि क्या केस 2 की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, ये वाली सिचुएशन मीट करती है उसको या नहीं मीट करती. सो लेट्स लुक एट द क्लियर्स. फर्स्ट वी विल सी क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स being developed are spliced that should be not less than 2 dB, and then we will see clear cover not less than dB. So let's first look at clear cover. क्लियर कवर इस वक्त जो अवेलेबल है बार के अंदर टू नंबर 8 बार्स, अगर हम देखें थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन को, अगर मैं आपको ऊपर दिखा सकूं, ये विद इन वॉल अगर आप पोजीशन देखें इन नंबर 8 बार्स की, फॉर एग्जांपल ये जो नंबर 8 बार है इससे पहले 1.5 इंच का कवर है. हम एज्यूम कर रहे हैं ये बाय द वे, क्योंकि ये आल्दो हमें गिवन है कि स्टिरअप तक जो कवर है वो 1.5 इंच है जो आपको यहाँ पे गिवन था. तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो कवर हम दे रहे हैं इसके अंदर वो 1.5 इंच का हम फॉलो कर रहे हैं. सो लेट्स टेक इट इक्वल टू 1.5 इंच. 1.5 इंच के कवर के बाद पहले ये वाली बार आएगी जो वर्टिकली रन कर रही है वॉल के अंदर, फिर उसके बाद बीम की रीइंफोर्समेंट जो नंबर 8 बार है वो आएगी. इसका मतलब ये है कि अगर हम बीम के रीइंफोर्समेंट के अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको आसान करने के लिए यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ इसको इस तरह से, ठीक है. और फिर मैं आपको अगर दिखा सकूँ कि इसकी थिकनेस किस तरह से रन कर रही ताकि आप इसको देख सकें. बेसिकली ये मैं और एक ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगल. ठीक है, ये लेट से आपकी वो बार है जो उसके अंदर एम्बेडेड है.
ये बार आपकी वो नंबर 4 बार है वॉल वाली, ठीक है जी। और उसके बाद आपकी ये रीइंफोर्समेंट पड़ी हुई है, सॉरी ये रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जो डिस्टेंस है ये है 1.5 इंच, और फिर उसके बाद ये जो बार आ गई नंबर 4 की, ये इसका जो डाया है वो है 1/2 इंच, 0.5 इंच। तो ये जो क्लियर कवर टोटल बनेगा ये बन जाएगा 1.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 2 इंच। सो हमारे पास क्लियर कवर बन गया 1.5, ठीक है, 1.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 2.0 इंच। ये जो 0.5 है ये नंबर 4 का डाया है, ठीक है जी, नंबर 4 वॉल वाले बार का। सो 2.0 इंच हमारे पास ये अवेलेबल है। अब इस बार का जो डाया है वो ये नंबर 8 बार है, और इस नंबर 8 हमारा जो बार जिसको हम डेवलप करने जा रहे हैं बीम की बार, वो नंबर 8 बार है, ठीक है। बीम के अंदर जो बार है वो ये नंबर 8 बार है। सो नंबर 8 बार का जो डाया है वो 8/8 यानी 1 इंच होता है। इसका मतलब ये है कि जो क्लियर कवर इस वक्त अवेलेबल है दैट इज 2 टाइम्स डीबी, ठीक है। यहाँ पे जो भी आंसर आ जाता आप उसको डीबी से डिवाइड कर लेते डायमीटर ऑफ द बार, तो आपके पास ये फैक्टर आ जाता कि ये कितने टाइम्स डीबी है। तो इस केस में क्लियर कवर इज 2 डीबी, क्लियर कवर नॉट लेस देन डीबी हमारी रिक्वायरमेंट थी। ये रिक्वायरमेंट हमारी it is not less than dB, so okay, this requirement is okay. Second requirement क्या थी, वो है क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स के ऊपर बेस्ड। सो क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्लियर स्पेसिंग निकालने के लिए अगर आप देखें तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 इंच थिकनेस है ये टोटल। 16 इंच में से इन दोनों बार्स, इस बार की भी इस साइड और इस बार की भी इस साइड, जो क्लियर अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 2 इंच, वो 2-2 इंच अगर हम निकाल दें पहले, ठीक हो गया। अब वो 2-2 इंच अगर हम पहले निकाल दें, यानी हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स, ठीक है। वो हमारी आ जाएगी, टोटल है हमारे पास 16 इंच, 16 इंच माइनस दोनों तरफ हमारा 2 इंच का कवर है टू दी नंबर 8 बार्स ऑन बोथ साइड्स। फिर उसके बाद इसके बाद अगर आप देखें तो 3 बारें हैं टोटल, ठीक है। इन 3 बारों का जो डीबी बनेगा डायमीटर, अगर वो हम निकाल दें तो पीछे हमारे पास ये वाली क्लियर स्पेसिंग और ये वाली क्लियर स्पेसिंग बच जाएगी। तो हमारे पास 2 क्लियर स्पेसिंग्स बच जाएंगी, जिनको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 क्लियर स्पेसिंग का आंसर आ जाएगा। सो मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार, जो कि कितना है 1 इंच। तो अब आप ये जो मैंने किया है, दिस इज क्लियर कवर टू दी बार। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास 1 क्लियर स्पेसिंग आ जाएगी। सो ये आंसर मेरा बन जाएगा 4.5 इंच। 4.5 इंच, इसको मैं कह सकता हूँ 4.5 डीबी, क्योंकि डीबी इज 1 इस केस में। सो क्लियर स्पेसिंग मेरी 4.5 डीबी आ गई है, और ये नॉट लेस देन 2 डीबी है, नॉट लेस देन 2 डीबी। सो दिस इज ऑल्सो फाइन। इट मीन्स दिस सिचुएशन, जो वॉल के अंदर जो बार्स एम्बेड होने जा रही हैं, जो एंकर होने जा रही हैं, दोज वॉल्स हैव बीन एबल टू सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट ऑफ केस 2। सो इसका मतलब ये है कि हम या ये वाले फार्मूले में से कोई एक पिक करेंगे। अब हमारे जो बार है वो नंबर 8 बार है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगी, नंबर 7 एंड लार्जर बार, ठीक हो गया। सो इसमें वो फॉल कर गई। इसका मतलब है हम ये फार्मूला यूज करेंगे, इक्वेशन 8-12, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये हम यूज करेंगे। इसका अब इसको फार्मूले को हम लिख लेते हैं, एल डी इक्वल टू एफ वाई साई टी साई ई ओवर 20 लेमडा अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम डी बी, ठीक हो गया। So now let's put the value. Before putting the values, let me just remind you that we are taking
this psi t equal to 1.3 because more than 12 inch of fresh concrete is present under the bars. Or second, psi e because it is equal to 1.0 because the bar is uncoated. We have uncoated bar. Let's assume it is uncoated bar. Next, lambda. We will take lambda equal to 0.75 because concrete has lightweight aggregate. लाइटवेट सैंड है ना, तो हमने कहा था कोई भी लाइटवेट एग्रीगेट उसमें हो तो हम इसके लिए ये 0.75 यूज करेंगे. So lambda is 0.75. What else? I think we are ready to put the values. So LD is equal to, if you start putting the values, Fy is 60,000 psi, all right, into 1.3, which is psi t, into 1.0, which is psi e, divided by 20 into lambda 0.75 under root of fc prime, which is 4000, into dB, which is 1.0. So this becomes 82.2 inch. ठीक हो गया, 82.2 इंच. इसका मतलब क्या है? The bars must extend 82.2 inch into the wall to develop the full yield strength. यानी हमें इन बार्स को, ये जो हमने LD कैलकुलेट कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमें इस तरफ इसको 82.2 इंच कम से कम अंदर इस बार को लेके जाना पड़ेगा. ठीक हो गया. सो इसको हम लिख लेते हैं 82.2 इंच के बजाय हम 7 फीट जो कि 84 इंच बनता है, हम ये लिख लेते हैं. सो वी विल से दैट एक्सटेंड द बार्स 7 feet into the wall. ये एंकरेज का डिज़ाइन है, एंकरेज डिज़ाइन. इसी को ये बस एंकरेज डिज़ाइन होता है. एंकरेज डिज़ाइन में या तो आपको चेक करना पड़ता है कि अवेलेबल लेंथ कितनी है, या लाइक यू हैव टू सेटिस्फाई दी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, यानी इस एंकरेज डिज़ाइन बेसिकली डिटेलिंग से रिलेटेड एक चीज़ है कि आप लेट्स से फ्लेक्सिबल डिज़ाइन तो कर दिया, बट हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर दैट दिस bars will be able to develop their intended forces. ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम का कर लिया. हमने ये डिटरमिन कर लिया कि इस टॉप बार को वॉल के अंदर कितनी एंकरेज, कितनी बेडमेंट लेंथ देनी है. ये तो मसला नहीं था. ये 7 फीट अंदर हमने एम्बेड कर दिया. वॉल आगे कंटिन्यूस जाई जा रही है तो 7 फीट इसके अंदर एम्बेड कर देना, इट्स ओके. ये हमने कर लिया दिस पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो बार बीम के अंदर आएगी टुवर्ड्स द फ्री एंड ऑफ द बीम, इनको कितनी डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड है, और जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है क्या ये अवेलेबल लेंथ अब यहाँ पे है या नहीं. यानी यहाँ पे हमारे पास बीम 5 फुट बाहर को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो क्या इसकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो 5 फुट से कम है या ज़्यादा है. उसकी बेस पे हम आगे डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है. सो फर्स्ट so let's start calculating कि हमें so let's compute the development. Let me write this down. So compute the development length for the number 8 bars in the beam, this time in the beam, using table 8-1. यही वाला टेबल. अगेन हमें पहले ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमें कौन सा केस यूज़ करना है. Let's bring the table down to this position. ओके, सो हमें अगेन डिटरमिन करना पड़ेगा कि हम ये किस केस में फॉल कर रहे हैं. अब चूंकि ये बीम के अंदर बार्स की बात हो रही है, बीम के अंदर उसकी डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो अब बीम के अंदर तो चूंकि स्टेरप्स भी हैं हमें पता है, तो इसलिए हमारा जो जो केस 1 है उसको हम देखेंगे कि हमारा केस 1 बन रहा है या नहीं बन रहा. सो लेट्स सी. पहले हम क्लियर स्पेसिंग की बात कर लेते हैं. क्लियर स्पेसिंग ऊपर भी हमने कैलकुलेट कर ली थी. वी हैव सीन
clear spacing between bars is 2 times dB and this exceeds dB. So ये जो first condition है ये तो हो गई है satisfied. Now let's look at the second condition. If this condition is satisfied or not, we're going to check stirrups provided. We're going to see if those are less than the code minimum or not less than the code minimum. So let's see. सो कोड मिनिमम को जब हमने चेक करना है तो हमें दो चीज़ें चेक करनी होगी. नंबर वन, वी विल चेक दैट द एस इज लेस देन द एस मैक्स बेस्ड ऑन डेप्थ, which is in this case equal to, which is the smaller of, if you recall the shear topic, smaller of d by 2 and 24 inch. So in this case this d by 2 value of course governs, and we're going to check whether the provided s is less than s max or not. So s max is equal to d by 2 in this case, and d by 2 in this case, d value is, if I can show you the value, d is 15.5 inch. So half of 15.5, half of 15.5 would be 7.75 inch. Now the provided s is equal to, if you can see, the provided s was number 3 stirrup at 7.5 inch spacing. So you can see we have 7 inch spacing provided. So s is 7.5 inch. S is equal to 7.5 inch, and it is less than d by 2, which is equal to 7.75 inch, just less than the maximum limit. So this is anyway still okay. And the next thing that we need to see is that the AV provided should exceed the AV minimum required, and that value is equal to the larger of these two things. AV minimum is larger of 0.75 under root of FC prime BWS over FYT, and the second is 50 PSI into BWS over FYT. You see, for the given FC prime, which is 4000, for this FC prime, the lower formula governs, for FC prime equal to 4000 psi. This formula governs, so we will pick the second formula. It is larger than the first one, so AV minimum is equal to this formula. So let's rewrite this. AV provided needs to be equal to or greater than AV minimum, which is equal to 50 psi BWS over FYT. Now if you put the values, you will see 50 into BW. In this case, BW is 16 inch. Yes, 16 inch into S provided is 7.5 inch divided by FYT is given to be 40,000 psi. So what we come to know over here, this answer is 0.150 inch square. Now the provided AV is 2 times it is equal to 2 times the dia of 1 number 3 bar, which is 0.11 inch square, which is now 0.22 inch square. So AV provided at the given spacing is equal to 0.22 inch square, and it is greater than the AV minimum equal to 0.150 inch square. So this requirement is also okay. So the code minimum
requirement based on the depth of the beam as well as AV minimum are satisfied. So this means we are in this. So this second requirement is also satisfied. So we will be able to pick this formula for use because this is number 8 bar and it is larger than number 7. Number 7 and larger bars, we will use this formula. So this is the same formula that we used previously when we were calculating the embedment length required inside the wall. So the same formula, if you see, governed in the previous case, and the same is going to govern right now in this case as well. So naturally we have same parameters again in this case. Fy for the flexural bar same, Fc prime same, dB is same, psi t and psi e are all same. So we will definitely end up the same answer. We will be putting these values and we will be getting the same answer, 82.2 inch. So we will be getting answer for LD equal to 82.2 inch. Now here's a problem. We have the beam has a total span of, this cantilever span is just 5 feet. This is just 5 feet available. This requirement, you see, this is just 5 feet, which is 60 inches. We have available length of 60 inch and the required length is 82 point something, 82 inches, let's say. So this is, not okay. So what you need to do is you have two choices now. If you keep relying on this simplified formula as we did right now, if you keep relying on this, you can do that if you like, but in that case you will have to now change your reinforcement. How? You are unable to anchor to embed these bars, to develop these bars, number 8 bars, 3 number 8 bars in the top. So आप क्या कर लेंगे कि इन बार्स की जगह पे जितना मतलब आपको एरिया रिक्वायर्ड था ना, आपने सर्टेन एएस कैलकुलेट किया होगा, उसकी बेस पे आपने फिर ये डिसाइड किया होगा कि मैं 3 नंबर 8 बार्स प्रोवाइड कर दूं. तो आप इस जो सिलेक्शन आपने बार्स की है 3 नंबर 8 बार्स, आप इसको रिवाइज कर लेंगे and you will see कि how many bars of number 7 maybe or maybe number 6, you will see which one will be possible to develop in this length of 60 inch. What you can do is maybe you can put this value, this formula, if you put it equal to 60, if you put it equal to 60, you will be able to calculate what dB can you use, so that you can get you can get your answer less than 60 inch. So make sure you take care of the size effect, because for number 7 you can still use this formula, but for less than number 7 you got to use this formula, and this is something more favorable. But maybe you can reduce your size down to number 7 or maybe to number 6, but you have to keep in mind that you cannot have maybe too many bars, because that would result in very congestion over here. Or if that is the case, you may have to provide in 2 layers, and that may reduce the effective depth slightly. But this is how you will be revising if you go that way. That way means if you keep relying on the simplified formula from this table, and you will have to change your selection of bars. You will have to choose smaller dia bars so that you can the LD required gets smaller than 60 inch. You can accommodate it within that 60 inch available length. हम इसमें एक और स्ट्रेटेजी अप्लाई करने जा रहे हैं. वो स्ट्रेटेजी ये है कि हम ये जो सिंप्लीफाइड फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया बेस्ड ऑन बीइंग ए केस 2, हम इस फार्मूले को यूज़ करने के बजाय हम बेसिक जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला है वो जाके यूज़ करते हैं, क्योंकि मे बी कि उससे जो हमारे पास आंसर आए वो हमारे पास वो LD से स्मॉल, अभी जो हमारे पास 82 इंचेस आंसर आए, इससे स्मॉलर आंसर आ जाए. अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकें ये सिंप्लीफाइड फार्मूला जब हमने डेवलप किए थे, तो अगर मैं आपको वो दिखा सकूं वो पार्ट,
इन सिंप्लीफाइड फार्मूलों को मसलन ये जो दो फर्स्ट रो है जिसमें केस 1 या केस 2 में हम फॉल कर जाएं, तो हमने जो वैल्यूज़ यूज़ की थी वो ये थी कि हमने कहा था सी बी की वैल्यू हमने डी बी और के टी आर की 0.5 डी बी यूज़ की थी, और हमने कहा था कि इस सी बी प्लस के टी आर और डी बी के हम 1.5 इंच यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जब भी ये केस 1 या केस 2 सेटिस्फाइड हो तो मिनिमम जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट करेंगे सी बी प्लस के टी आर और डी बी की, हमने कहा था वो 1.5 इंच होगी, और हमने वो मिनिमम वाली वैल्यू यूज़ की थी। तो उसकी बेस पे ये फार्मूले ऊपर वाले फार्मूले बन गए थे। तो ये जो फार्मूला बना है इसमें सी बी प्लस के टी आर और डी बी की वैल्यू 1.5 इंसर्ट करके ये वैल्यू ली गई है। अभी हम एक्चुअल जो हमारे पास सी बी अवेलेबल है और के टी आर जो हमारे पास अवेलेबल है उनको कैलकुलेट करेंगे, और मे बी वी कैन गेट एन आंसर ग्रेटर देन 1.5 फॉर दिस फैक्टर। और अगर ग्रेटर देन 1.5 ये फैक्टर हम यूज हमारे पास आ जाता है, तो उससे हमारा एल डी का आंसर lesser हो जाएगा compared to what you calculate from this formula. So next strategy is to use this exact formula, और इस exact फार्मूले में जो पैरामीटर्स हैं उनको, इसका मतलब है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उनको एवेल्युएट करना होगा कि उनकी क्या वैल्यूज बनेंगी। So let me copy this formula and take it to the current sheet, यहाँ पे। So you need to calculate these parameters. इनमें से बहुत सारे parameters वही होंगे जो पहले भी आपको पता है, but you only need to like look at at the changes. वो changes simply यहाँ पर हैं basically, ये जो term है CB plus KTR over DB. So basically now we are going to determine CB. All right, we are going to find CB and KTR. So first let's look at CB. If you recall, the definition for CB was it is smaller of two parameters. Number one, we have already discussed this, so I'm going to copy from a previous sheet जहाँ पे मैंने इनको डिस्कस किया हुआ है, ताकि मैं इनको रिपीट ना करूँ। यहाँ पे शायद कहीं मैंने इनको डिस्कस किया हुआ है। लेट मी चेक। सो ये है वो सी बी की डेफिनेशन। इट वाज स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। ए क्या था? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द सेंटर ऑफ अ बार बीइंग डेवलप्ड। तो इस केस में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ये बनेगा, हमने कहा था कि क्लियर कवर जो इसका बनता है वो बन रहा है इक्वल टू, ये पहले हमने कैलकुलेट भी कर लिया था, बट लेट मी जस्ट डू इट। दिस डिस्टेंस हैपन्स टू बी इक्वल टू 1.5 इंच तो क्लियर कवर है, उसके बाद पहले वर्टिकल रीबार है वॉल वाली, उसी अलाइनमेंट के अंदर ही आपकी बीम के अंदर ही बीम के अंदर भी बार जाएगी। सो वो 0.5 इंच इसमें ऐड अप हो जाएगा, प्लस इसके अंदर हाफ ऑफ डी बी तक, क्योंकि हमने सेंटर तक का डिस्टेंस, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो सेंटर तक का डिस्टेंस लेना है। सो हाफ ऑफ डी बी मीन्स 1 इंच इसका डाया है, सो 1/2 फर्दर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा 2.5 इंच। सो ए से आंसर बन गया 2.5 इंच। बी से क्या आंसर बनता है? 1/2 ऑफ द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बार्स आर वायर्स बीइंग डेवलप्ड। सो सेंटर टू सेंटर 1/2 जो स्पेसिंग बनेगी वो कितनी बनेगी? हाफ ऑफ सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग बनेगी उसको अगर आप देखें तो टोटल आपकी विड्थ 16 इंच अवेलेबल है। 2 टाइम्स 2.5 जब मैं निकालूंगा तो ये जो 2.5 मैंने निकाला है बेसिकली ये, अगर मैं आपको फिगर के अंदर भी दिखा दूँ ये, ताकि आप इसको बेहतर समझ सकें, यानी अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूँ, ये हमारी बार्स पड़ी हुई हैं, और हमने इस अभी जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो इससे पहले जो मैंने कैलकुलेट किया वो इसके सेंटर से लेके बाहर तक का जो डिस्टेंस था वो कैलकुलेट किया। तो उसके अंदर एक तो कवर था, फिर ये वर्टिकल बार आ गई, फिर उसके बाद हाफ ऑफ दिस डाया, तो ये 1.5 इंच प्लस हाफ इंच ये डाया है, फिर उसके बाद 1 इंच का हाफ यानी हाफ इंच आगे इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, तो ये 2.5 इंच बन गया था। सो अगर ये जो डिस्टेंस है सेंटर तक का डिस्टेंस, अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइटर ड्रॉ कर सकूं, अगर ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 इंच है, और इसी तरह से ये डिस्टेंस जो है ये भी 2.5 इंच है, तो टोटल जो 16 है, इस 16 में से
अगर आप ये 2.5 इंच और इस तरफ वाला निकाल देंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसमें सेंटर टू सेंटर कितनी स्पेसिंग्स आएंगी? दो आएंगी, एक ये और एक ये। तो हम बेसिकली ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करके, यानी ये वाला डिस्टेंस 16 माइनस 2 टाइम्स 2.5, ये कैलकुलेट करने के बाद हाफ से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ जाएगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज कि हम यहाँ पे सॉरी ये जो है ये जो मैंने किया है 16 माइनस 2 इंटू 2.5, ये बेसिकली वही जो मैं आपको ऊपर समझा रहा था, ये मैंने वहाँ से कर लिया है। डिवाइडेड बाई 2 में करूँगा फर्दर, या डिवाइडेड बाई 2 कर लूँ और या फिर डिवाइडेड बाई 2 कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ये जो आंसर बना है ये भी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग का आंसर बना है। और सी की जो डेफिनेशन, सी बी की जो डेफिनेशन है उसमें 1/2 ऑफ द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग की बात हुई है, तो इसलिए ये वाला 0.5, ये वाला 1/2 जो लिखा हुआ है उसके लिए मैंने लिखा है, ठीक है। ये जो 2 लिखा है ये तो अभी मैं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कैलकुलेशन के अंदर यूज कर रहा था। तो ये आपका आंसर कितना बन जाएगा? दिस बिकम्स 2.75 इंच। अब इनमें स्मॉलर वैल्यू ये है, सो इसने गवर्न करना है यहाँ पे, ठीक है जी। इसने गवर्न किया तो आपका आंसर बन जाएगा, सी बी का आंसर आ जाएगा इक्वल टू 2.5 इंच। सो सी बी आपके पास आ गया है इक्वल टू 2.5 इंच। और अब आपने के टी आर को, सी बी आपने कर लिया कैलकुलेट ये वाला, और अब आप के टी आर को इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे। अब के टी आर का फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। के टी आर का फार्मूला क्या था? के टी आर वॉज 40 ATR डिवाइडेड बाय एस एन। ATR यहाँ पे इट इज़ इक्वल टू हमारे नंबर 3 बार के 2 लेग्स आएंगी इसमें, तो उसका हर लेग का डाया जो है वो चूँकि 0.11 इंच है, सो ये वही आंसर बन जाएगा 0.22 इंच स्क्वायर। स्पेसिंग ऑफ द ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट वो 7.5 इंच है, हमें गिवन है। नंबर 3 डबल लेग सेटअप एट 7.5 इंच यूज़ की गई है। और नंबर ऑफ बार्स बीइंग डेवलप्ड, एन जो है, there are 3 bars being developed, so वो n equal to 3 है। so KTR would become equal to यहीं पे मैं पुट कर लेता हूँ 40 into 0.22 divided by 7.5 into 3, so this makes 0.391 इंच। सो ये जो हमारी टर्म है, ठीक है, ये के टी आर भी आ गई। सो सी बी प्लस के टी आर ओवर डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी बी प्लस के टी आर ओवर डी बी विल बिकम इक्वल टू, सी बी वॉज 2.5 इंच और के टी आर इज हाउ मच, ऊपर अभी जो कैलकुलेट कर लिया 0.391 इंच, or divided by db is 1 inch, so this makes 2.89 inch। एंड हमने एक शुरू में डिस्कशन के अंदर कहा था कि सी बी प्लस के टी आर ओवर डी बी की जो मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें यूज़ करेंगे दैट शुड नॉट एक्सीड 2.5, यानी जो हम यूज़ करेंगे इस फार्मूले में, अगर हमारा आंसर 2.5 से बड़ा बनेगा तो हम 2.5 यूज़ करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था जब हम इस शुरू में डिस्कशन कर रहे थे। सो ये वापस मैं आपको लेके जा रहा हूँ। हमारा आंसर 2.5 से बड़ा, 2.5 इंच से बड़ा बन गया है। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट इक्वल टू 2.89 inch. Instead, we will take CB plus KTR equal to 2.5 inch. So, take CB plus KTR over DB equal to 2.5. This is not in inches, ये तो ratio है, sorry, 2.5. CB plus KTR over DB equal to 2.5. So, अब हम ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे
इस फार्मूले के अंदर और फिर कैलकुलेट करेंगे कि क्या आंसर बनेगा, नया आंसर क्या बनता है, इससे क्या कितना फ़र्क पड़ जाएगा. सो लेट्स कैलकुलेट रिकैलकुलेट दिस. ये फार्मूला मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और फिर हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सॉरी, कहाँ चला गया, इधर आ गया. लेट मी पुट इट हेयर. ठीक है जी. और अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएं. इक्वल टू 3/40. लैम्डा की वैल्यू 0.75 और फिर उसके बाद FY इज़ 60,000 PSI और √4,000 PSI. फर्दर हम इसमें साई टी की वैल्यू टॉप बार के लिए 1.3, साई ई के लिए इपॉक्सी कोटिंग अनकोटेड बार है, सो इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर 1.0 और साई एस साइज का फैक्टर है. और ये चूंकि नंबर 7 एंड लार्जर बार में आता है नंबर 8 बार, तो इसलिए इसके लिए 1.0 और CB plus KTR over DB is 2.5 and finally you are going to multiply DB which is 1.0 inch. Now this answer comes out to be 49.3 inches. So LD, new value for LD is 49.3 inches. ये वैल्यू 49.3 इंच की हमारी असल CB plus KTR और DB के ऊपर यानी जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर हमने बेस कर दिए. और ऊपर जो हमारे पास आंसर आया था 82.2 इंचेस, ये आंसर आया था बाय यूजिंग CB plus KTR over DB इक्वल टू 1.5 इंच, जिसकी बेस पे ये फार्मूला डिराइव्ड है फ्रॉम द बेसिक फार्मूला. ठीक है, तो इसका मतलब है जब ये डिनोमिनेटर जो है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर पहले जो यूज़ हो रहा था वो 1.5 यूज़ हो रहा था और जो कि सिंप्लीफाइड फार्मूले के अंदर यूज़ हुआ था. और अब जो हमने यूज़ किया वो 2.5 यूज़ किया है, इसलिए हमारा जो LD है वो रिड्यूस होके 82 इंच से रिड्यूस होके 49 इंचज़ के ऊपर आ गया है. सो अब अगर आप देखें तो हमारे पास अवेलेबल जो हमारे पास लेंथ है वो 60 इंच 5 फीट की अवेलेबल है. और हमें जो प्रोवाइड करनी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी यहाँ से लेके 49 पॉइंट समथिंग लेट से 50 इंच हमें डालने की ज़रूरत है. अब जो अगर ये लेट से जो मैक्सिमम हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरफ, वो एक्सटेंशन है 60 इंच में से जो 1.5 इंच, यानी इस तरफ आप बार ज़ाहिर सरफेस तक तो नहीं लेके जा सकते ना, सरफेस से 1.5 इंच आपको कवर तो छोड़ना पड़ता है, साइड से भी कवर. सो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हम इसको जो लेके जा सकते थे वो 58.5 इंच तक एक्सटेंड कर सकते थे यहाँ से. और हमारे पास जो हमें जो रिक्वायर्ड है वो 49 या लेट से 50 इंचेस है. तो तकरीबन 8.5 इंच जो है वो मैक्सिमम, और हम आगे जा सकते थे तो हम इसको मैक्सिमम तक ही जाने देते, एंड तक यानी 1.5 इंच छोड़ के एंड तक जाने दे देते हैं. तो हम इसको यानी 8.5 इंच की बचाने के बजाय अब हम इसको तकरीबन जितना हम मैक्सिमम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बार, वहाँ तक हम इसको एक्सटेंड कर देंगे. सो फाइनल हमारी रिकमेंडेशन क्या हो जाएगी कि जी एक्सटेंड द बार्स टू कहाँ तक, अप टू 1.5 इंच फ्रॉम द एंड. एंड से मुराद यहाँ पे फ्री एंड की बात हो रही, फ्रॉम दी फ्री एंड ऑफ द बीम. ठीक है, यानी जब फेस ऑफ द वॉल है वहाँ से 58.5 इंच तक हम इसको ले जाएंगे और 1.5 इंच पहले हम इसको कट कर देंगे ताकि साइड कवर भी इसको मिल सके.